नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एनसीईआरटी भूगोल पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए एपिसोड नंबर 19 के अंतर्गत क्लास 10th एनसीईआरटी से अध्याय नंबर 3 से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं और ये प्रश्न आपके परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और आज के क्लास में हम आपके लिए अध्याय नंबर 3 जल संसाधन से, जो कि क्लास 10th एनसीईआरटी भूगोल में आपका दिया हुआ है, और आपके जो प्रश्न हैं जो आज हमने आपके लिए बनाए हैं या जो हम आपके लिए बनाते हैं वो आपका ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी दोनों से कंबाइन बनाते हैं। तो ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से दोनों को कवर करते हुए जितने भी प्रश्न आपके परीक्षा के हिसाब से ज़रूरी हैं उन सभी प्रश्नों को आज की क्लास में हमने रखा है। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको हमेशा की तरह अच्छे लगेंगे, बीपीएससी पैटर्न के आधार पर लगेंगे। और इससे पहले जल संसाधन से जितने भी प्रश्न आपके बीपीएससी टीआरई में पूछे गए हैं वो हमने ऑलरेडी आपको जो 40 पीआईक्यूज हमने कराया था वहाँ पर डिस्कस कर लिया है, तो उन प्रश्नों को दोबारा से हमने यहाँ पर नहीं रखा है। चलिए, एपिसोड नंबर 19 है और कल की क्लास का अगर हम बात करें तो कल आपका 12:30 बजे एनसीईआरटी इन्वायरमेंट की क्लास आएगी और शाम को 8 बजे आपका पॉलिटी एनसीईआरटी का क्लास आएगा। 2 चैप्टर एक साथ में रहेंगे, तो पॉलिटी एनसीईआरटी का क्लास 10th एनसीईआरटी का आपका 8 बजे शाम में आएगा। और इसके अलावा परसों का हम बता देंगे, परसों आपका एनसीईआरटी इन्वायरमेंट नहीं आएगा, परसों आपका एनसीईआरटी साइंस से आपका आएगा। 1-2 चैप्टर बचे हैं क्लास 10th में, उनको हम कवर कर लेंगे। चलिए, प्रश्न नंबर 1 है, पहला है, और सभी अभ्यर्थी यहाँ पर कमेंट कीजिएगा प्रश्नों की संख्या के साथ में। सभी अभ्यर्थी प्रश्नों की संख्या के साथ में कमेंट कीजिएगा 1 नंबर में इस तरीके से कि क्या आंसर होगा। प्रश्न है, विश्व में जल के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? 96.5%, 70% या 2.5%? तो कमेंट कीजिएगा पहले नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। विश्व में जल के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? राइट आंसर पहले नंबर प्रश्न का 96.5% है। तो राइट आंसर आपका ए है 96.5% एज पर एनसीईआरटी। और कहीं कहीं पे आपको ये डाटा 97.5% भी दिया जा सकता है। तो अगर परीक्षा में आपको 96.5% दिया तो आपको 96.5% मानना है, अगर 97.5% दिया है तो आपको 97.5% मानना है। दोनों में से कोई एक डाटा आपको दिया जाएगा। और ये प्रश्न का मतलब ये है कि विश्व में जितना जल पाया जाता है उन टोटल जो जल है, कुल जल का जो आयतन है उसके प्रतिशत में पूछा जा रहा है कि महासागर का कितना भाग है। तो 96.5% महासागरों में, नहीं तो 97.5%। 2.5% की बात करें तो 2.5% आपका फ्रेश वाटर में जाता है। और जिसको हम इसको महासागर की बात करें तो ये जो महासागर में पाया जाता है 96.5%, ये किस प्रकार का होता है? तो ये लवणीय जल होता है, लवणीय जल होता है। और इसके विपरीत अगर हम बात करेंगे तो लवणीय जल के विपरीत अलवणीय जल, जिसको हम अंग्रेजी में फ्रेश वाटर बोलते हैं, तो फ्रेश वाटर या अलवणीय जल की बात करें तो ये 2.5% आपका है। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व में अलवणीय जल फ्रेश वाटर का लगभग कितना प्रतिशत भाग अंटार्कटिक, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरों और हिमनदों के रूप में मिलता है? हिमनद का मतलब है ग्लेशियर। कमेंट कीजिएगा, विश्व में अलवणीय जल फ्रेश वाटर का लगभग कितना प्रतिशत भाग अंटार्कटिक, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरों और हिमनदों के रूप में मिलता है? 65%, 70% या 75%? तो सेकंड नंबर प्रश्न का राइट आंसर है 70%। 70% जो भाग है अलवणीय जल का, फ्रेश वाटर का, अभी हमने देखा था कितना प्रतिशत अलवणीय जल है, तो 2.5%। टोटल जल का 2.5% फ्रेश वाटर है। उस 2.5% का बात करें तो उस 2.5% का जो 70% है ये आपका अंटार्कटिक, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में हिमनद के रूप में रहता है। तो ये कहने का मतलब है। और इस 2.5% का जो 30% भाग है, 2.5% का जो 30% भाग है वो भौम जल के रूप में, जिसको हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं, तो भौम जल या ग्राउंड वाटर के रूप में 30% के लगभग के जलभृत या एक्यूफायर के रूप में पाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के संदर्भ में विश्व में किस स्थान पर है? यह प्रश्न इस बार टीआरई 3.0 में पूछा गया था
और जीएस में यह सवाल पूछा गया था। तो जीएस पार्ट सेकंड का जो पोर्शन है वहाँ पर यह सवाल पूछा गया था, भारत में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन पर एनम में भारत किस स्थान पर है? 113 नंबर पर है, 123 नंबर पर है या 133 नंबर पर है? कमेंट कीजिएगा। तो तीसरे नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है 133। 133वें स्थान पर भारत है प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के संदर्भ में, वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन पर एनम के संदर्भ में। ये आपका ओल्ड एनसीईआरटी से ये प्रश्न आप देख रहे थे अभी तक। जैसा कि हमने आपको बताया ओल्ड और न्यू दोनों एनसीईआरटी को हमने कंपाइल कर रखा है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, भारत में कुल नवीकरण योग्य जल संसाधन कितने वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष अनुमानित है? तो प्रति वर्ष कितने वर्ग किलोमीटर नवीकरणीय योग्य जल संसाधन अनुमानित है? कमेंट कीजिएगा। 1795 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष या 1897 या 2025। तो चौथे नंबर प्रश्न की बात करें तो राइट आंसर आपका है 1897 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष, आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, अटल भूजल योजना को कब शुरू किया गया था? तो नई वाली एनसीईआरटी में अटल भूजल योजना के बारे में डिटेल में चर्चा किया गया है, इसलिए आपको अटल भूजल योजना के बारे में जानकारी रहनी चाहिए। अटल भूजल योजना, और इस प्रश्न का हम आपको ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर अटल भूजल योजना लॉन्च किया गया था। अब आप आराम से आंसर तक पहुँच सकते हैं। 15 नवंबर किसका जन्मदिन होता है? बिरसा मुंडा का। एलिमिनेट कर दीजिए। ये एलिमिनेशन का तरीका भी हम आपको सिखा रहे साथ साथ में। 15 अगस्त को तो स्वतंत्रता दिवस होता है, तो इस दिन तो हम नहीं करेंगे। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट? 25 दिसंबर 2019। तो 25 दिसंबर 2019 को अटल भूजल योजना को शुरू किया गया था। ये एक एलिमिनेशन का हमने आपको तरीका बता दिया, इसी प्रकार से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अटल भूजल योजना को 25 दिसंबर 2019 को शुरू किया गया था। अटल भूजल योजना की बात करें तो एक भूजल प्रबंध योजना है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं जयंती यानी कि 25 दिसंबर 2019 पर शुरू किया था। चलिए अगला प्रश्न आपका है, अटल भूजल योजना को कितने राज्यों में लागू किया गया है? कमेंट कीजिएगा। अटल भूजल योजना को कितने राज्यों में लागू किया गया है? 5 में, 7 में या 9 में? छठे नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो अटल भूजल योजना की बात करें तो इसे भारत के 7 राज्यों में लागू किया गया है। अटल भूजल योजना को भारत के 7 राज्यों में लागू किया गया है। और ये 7 राज्य हैं कौन से? तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 7 राज्य हैं यूपी एमपी गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा। तो यूपी एमपी गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा। और इसके अलावा आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखना है कि वर्तमान में केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना का विस्तार 5 और राज्यों में करने का प्लान बनाया है। अभी किया नहीं गया है, अभी योजना बनाई गई है। फरवरी 2025 का करंट अफेयर का ये सवाल है। तो केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना का विस्तार 5 और राज्यों में करने का प्लान किया है, जिसमें बिहार भी शामिल है, पंजाब और तमिलनाडु। तो बिहार भी इसमें शामिल है, अभी किया नहीं गया, लेकिन कुछ समय में इन 5 राज्यों में विस्तार किया जाएगा अटल भूजल योजना का। तो ये 5 राज्यों में से 3 महत्वपूर्ण हैं, बिहार, पंजाब और तमिलनाडु। वर्तमान में कितने राज्यों में लागू है? तो वर्तमान में 7 राज्यों में लागू है, जैसा कि हमने ऊपर देखा है। और यह जो योजना है पानी की कमी से जूझ रहे 7 राज्यों में भूजल की स्थिति को सुधारने के मकसद से शुरू की गई थी। तो कितने राज्यों में? 7 राज्यों में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत सरकार ने किस वर्ष जल जीवन मिशन लॉन्च किया था? बीपीएससी तैयारी में पूछा गया सवाल आपका। तो भारत सरकार ने किस वर्ष जल जीवन मिशन JJM लॉन्च किया था? 2021 में, 2019 में या 2022 में? तो 7वें नंबर प्रश्न का कमेंट कीजिएगा, राइट आंसर क्या होगा? तो भारत सरकार ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन लॉन्च किया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, 2019। जल जीवन मिशन को 15 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य था 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पेयजल उपलब्ध कराना। और ये 55 लीटर वाला प्रश्न आपने बीपीएससी PIQs में देख चुके हैं आप, जो हमने आपको इसी सीरीज में
जो है क्लास 10th एनसीईआरटी का जो PIQs कराया था उसमें आपका 55 लीटर वाला सवाल ऑलरेडी पूछा गया है। तो जल जीवन मिशन के अकॉर्डिंग 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्ध कराना है जल जीवन मिशन के अनुसार। 15 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर। तो दो आपने योजनाएं पढ़ी हैं, और दोनों ही योजनाओं की खास बात क्या है, 2019 से ही दोनों योजनाएं संबंधित हैं। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019, और बात करें 25 दिसंबर 2019 को अटल भूजल योजना। तो दो योजनाएं आपको परीक्षा दृष्टि से याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न आपका है एनसीईआरटी से ही। 14वीं शताब्दी में दिल्ली के किस सुल्तान ने दिल्ली में सिरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास तालाब बनवाया था? तो हौज खास की बात करें तो हौज खास एक तालाब के रूप में है। हौज खास मेट्रो स्टेशन भी पड़ता है दिल्ली में। तो 14वीं शताब्दी में दिल्ली के कौन सुल्तान थे जिन्होंने सिरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास तालाब बनवाया था? ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी। तो 8वें नंबर प्रश्न का चूंकि एनसीईआरटी में दिया गया है इसलिए आप इसको ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है। राइट आंसर आपका है बी इल्तुतमिश। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हीरा कुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? एनसीईआरटी से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए पूछा गया सवाल है। हीरा कुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? कावेरी नदी पर बना है, सुवर्ण रेखा नदी पर बना है, या महानदी पर बना हुआ है? कमेंट कीजिएगा। हीरा कुंड बांध, हीरा कुंड बांध की बात करें तो ये उड़ीसा राज्य में, किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है, और उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाया गया है। तो राइट आंसर है हीरा कुंड बांध महानदी पर उड़ीसा राज्य में बनाया गया है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किसने गर्भ से बांधों को यानी डैम्स को आधुनिक भारत के मंदिर टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था? तो किसने भारत के जो डैम्स हैं टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा है? महात्मा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, या सरदार पटेल ने? कमेंट कीजिएगा कि टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत के मंदिर बांधों को गर्भ से कौन कहा करते थे? तो राइट आंसर है भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत के जो बांध थे उनको आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। तो राइट आंसर आपका बी है जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है भाखड़ा नांगल परियोजना जो कि जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम आती है, निम्नलिखित में से किस बेसिन से संबंधित है? तो बेसिन का मतलब नदी बेसिन हो गया। तो आपको बताना है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी बेसिन से संबंधित होगा? सतलुज ब्यास बेसिन से, कृष्णा बेसिन से, या कावेरी नदी बेसिन से? क्या राइट आंसर होगा 11वें नंबर प्रश्न का? तो भाखड़ा नांगल परियोजना की बात करें तो भाखड़ा नांगल परियोजना ये सतलुज नदी पर बना हुआ है। तो सतलुज ब्यास बेसिन आपका राइट आंसर है। एनसीईआरटी में सतलुज ब्यास बेसिन के हिसाब से पूछा गया तो इसलिए हमने उस हिसाब से सवाल बना दिया है। वैसे भाखड़ा नांगल परियोजना जब पूछेगा अगर एक नदी देगा तो आपको सतलुज देगा, एक नदी अगर देता है विकल्प में तो आपको सतलुज नदी देगा। तो भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता है। हालांकि वर्तमान समय में अब ऐसी कंडीशन नहीं रह गई है। एक समय था जब इस नदी के कारण जो है बंगाल में बहुत सारे बाढ़ आते थे। महानदी है, हुगली है, या दामोदर है? कमेंट कीजिएगा 12वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? किस नदी को बंगाल का शोक या सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता है? तो राइट आंसर है 12वें नंबर प्रश्न का दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता है। और कोसी नदी को आपको ध्यान रखना है, बार बार आपसे पूछा जाता है कोसी नदी को किसका भी शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक बोला जाता है कोसी नदी को। हर साल कोसी नदी से बिहार में भयंकर तबाही होती है, बाढ़ आता है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, दामोदर घाटी निगम का गठन किन राज्यों की भागीदारी द्वारा किया गया था? तो दामोदर घाटी निगम में जब गठन किया गया था तो किन राज्यों की भागीदारी रही थी? सिक्किम, पश्चिम बंगाल और भारत सरकार की, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और भारत सरकार की, बिहार, पश्चिम बंगाल और भारत सरकार की? कमेंट कीजिएगा। दामोदर घाटी निगम का जब गठन किया गया था, और गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1948 में। कब किया गया था? 1948 में। और जब गठन किया गया 1948 में तो बिहार, पश्चिम बंगाल और भारत सरकार के बीच में यह गठन किया गया था। तो किसका साझेदारी था या भागीदारी था? तो राज्यों में बिहार और पश्चिम बंगाल का, साथ में भारत सरकार का। तो दामोदर घाटी निगम
बिहार, पश्चिम बंगाल और भारत सरकार के बीच में। उस समय झारखंड जो है, दामोदर नदी की बात करें तो दामोदर घाटी निगम का जो काम है ये झारखंड से होता है, झारखंड से गुजरती है। लेकिन चूंकि झारखंड उस समय बिहार का पार्ट था, इसलिए बिहार राज्य इसमें शामिल था। झारखंड बाद में बना है, तो इसलिए यहाँ पर आप बिहार आपको विकल्प में मिलेगा। तो दामोदर घाटी निगम से संबंधित राज्य कौन से हैं? बिहार और पश्चिम बंगाल। राइट आंसर आपका सी है। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, दामोदर घाटी निगम की बात करें तो सिंचाई और नहर प्रणाली 1964 में पश्चिम बंगाल सरकार को सौंप दी गई थी। तो 1964 में पश्चिम बंगाल सरकार को दे दिया गया था। डीबीसी का मुख्यालय आपसे पूछा जा सकता है कि दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का, दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कोलकाता में स्थित है, और ये कोलकाता से ही संचालित होता है। बंगाल सरकार अब जो है दामोदर घाटी परियोजना का, जो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है की सिंचाई और नहर प्रणाली पश्चिम बंगाल सरकार अब देखती है। और कब आया था दामोदर घाटी निगम? तो ये इसकी स्थापना की गई थी 1948 में, 1948 में। अगला सवाल आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी परियोजना स्वतंत्र भारत में निर्मित पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी? तो पहली बहुउद्देशीय नदी परियोजना या पहली बहुउद्देशीय परियोजना स्वतंत्र भारत में कौन सी थी? सोन नदी परियोजना थी, भाखड़ा नांगल परियोजना थी, या दामोदर घाटी परियोजना थी? तो इस बार बीपीएससी टीआरई 3.0 में सवाल पूछा गया था, बिहार में पूछा गया था कि बिहार में कौन सा था, और वहाँ पर भी आपका दामोदर घाटी परियोजना माना गया था। स्वतंत्र भारत के हिसाब से आपको ध्यान रखना है कि दामोदर घाटी परियोजना जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी, जिसको 1948 में स्टार्ट किया गया था, तो ये स्वतंत्र भारत में निर्मित पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। बाकी सोन नदी के डिस्प्यूट में हम अभी जाना नहीं चाहेंगे, बाद में इसके बारे में चर्चा करेंगे। और राइट आंसर आपका यहाँ पर है दामोदर घाटी परियोजना। 14वें प्रश्न का राइट आंसर आपका सी है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और दामोदर घाटी परियोजना भारत की पहली जो है नदी घाटी परियोजना है या पहली बहुउद्देशीय परियोजना 1948 में। भाखड़ा नांगल परियोजना 1963 में जो है इसका शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दोनों ही परियोजना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका जो इनॉग्रेशन किया गया था वो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध में कितने राज्य सम्मिलित हैं? तो नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर बांध बनाया गया है उससे संबंधित कितने राज्य हैं जो सरदार सरोवर बांध से फ़ायदा लेते हैं? तो सरदार सरोवर बांध से कुल मिलाकर बात करें तो 4 राज्य जुड़े हुए हैं जो सरदार सरोवर बांध से फ़ायदा लेते हैं। नर्मदा नदी बना कहाँ है? तो नर्मदा नदी सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना? तो नर्मदा नदी पर बना है। किस स्थान पर बना है? तो गुजरात में बना है। ये आपका हो गया। एक पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है कि सरदार सरोवर बांध एग्जैक्टली किस राज्य में बना हुआ है? तो बना है गुजरात में, नर्मदा नदी पर। और कितने राज्य इससे फ़ायदा लेते हैं? तो गुजरात तो फ़ायदा लेता ही। गुजरात के ऊपर आपको कौन राज्य मिलेगा? गुजरात के ऊपर आपको कौन सा राज्य मिलेगा? राजस्थान दूसरा राज्य हो गया। गुजरात के बगल में कौन मिलेगा? मध्य प्रदेश। गुजरात के नीचे कौन मिलेगा? महाराष्ट्र। तो ये 4 राज्य हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। तो गुजरात तो हो ही गया, नर्मदा नदी पर गुजरात में सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। गुजरात के 3 पड़ोसी राज्य हैं, इनको भी फ़ायदा मिलता है। तो 4 राज्य हैं जो आपके सरदार सरोवर बांध से संबंधित हैं, इससे फ़ायदा लेते हैं। और यह सवाल बीपीएससी टीआरई में राज्यों वाला पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने कृष्णा गोदावरी पर विवाद खड़ा किया था? तो कृष्णा गोदावरी नदी विवाद किन राज्यों से संबंधित है? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो कृष्णा गोदावरी नदी विवाद किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु से, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से। कमेंट कीजिएगा 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो निम्नलिखित में से किस राज्य ने कृष्णा गोदावरी का विवाद हुआ था? ये हुआ था महाराष्ट्र के वजह से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के साथ में। तो महाराष्ट्र में कहानी सारी स्टार्ट हुई थी, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ने जो है इस पर ऑब्जेक्शन किया था। राइट आंसर आपका सी है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। चूंकि आज आंध्र प्रदेश में तेलंगाना अलग हो गया है, तो आज के डेट में 4 राज्य इसके अंतर्गत आते हैं। तो आज के डेट में कृष्णा गोदावरी विवाद में कुल 4 राज्य आते हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी। 16 में आंसर सी है आपका। कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत कब हुई थी? तो महाराष्ट्र सरकार ने कोयना नदी पर, कोयना जो है कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है,
कोयना नदी कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है और कोयना नदी पर जल विद्युत परियोजना बनाया था महाराष्ट्र सरकार ने। उसी को लेकर जल की दिशा परिवर्तन करने को लेकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताई गई थी। फिर कोर्ट में केस वगैरह चला गया और इस प्रकार से कृष्णा गोदावरी विवाद का जन्म हुआ था। तो कृष्णा गोदावरी विवाद का जन्म महाराष्ट्र और साथ में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये 3 राज्य महत्वपूर्ण है आज की डेट में। आंध्र प्रदेश से हटकर तेलंगाना भी इस विवाद में शामिल है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो एनसीईआरटी में आपको इसी चैप्टर के एनसीईआरटी में आपको मैप दिया गया है। अगर आपने पढ़ा होगा तो भारत का जो मैप दिया गया वहाँ पर कुछ परियोजनाओं के बारे में, कुछ नदी परियोजनाओं के बारे में दिया गया है, वहीं से ये प्रश्न आपको अब देखने को मिलेंगे। तो सलाल परियोजना कमेंट कीजिएगा किस नदी पर स्थित है? सतलुज पर है, झेलम पर है या चिनाब पर है? तो 17 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है सलाल परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। बहुत सारी परीक्षाओं में ये सवाल पूछा गया है। एनसीईआरटी में बाकायदा मैप के माध्यम से सलाल परियोजना को दर्शाया गया है। तो राइट आंसर आपका चिनाब है। चिनाब नदी पर एक और परियोजना है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, जिसका नाम है दुलहस्ती। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिए, दुलहस्ती परियोजना भी चिनाब नदी पर स्थित है। तो राइट आंसर आपका 17 में सी है। अगला प्रश्न है रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बना है? तो रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बना है? सोन नदी की सहायक नदी पर बना है, महानदी पर बना है या दामोदर पर बना है? कमेंट कीजिएगा। रिहंद बांध की बात करें तो रिहंद बांध रेणुका नदी पर बना है। रिहंद बांध रेणुका नदी पर बना है और रेणुका नदी सोन नदी की सहायक नदी है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है पंचेत बांध, मैथन बांध, तिलैया बांध और कोनार बांध किस नदी पर बने हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपके लिए, एनसीईआरटी में डिस्कस किया गया है। तो पंचेत बांध, मैथन बांध, तिलैया और कोनार बांध किस नदी पर बने हुए हैं? ब्रह्मपुत्र पे हैं, महानदी पर है या दामोदर पर है? कमेंट कीजिएगा। ये 4 बांध किस पर बने हैं? तो पंचेत बांध, मैथन बांध, तिलैया बांध और कोनार बांध, इनका जो निर्माण हुआ है वो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के अंतर्गत हुआ है। और दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के अंतर्गत हुआ है तो ये बांध किस नदी पर बने होंगे? दामोदर नदी पर बने होंगे। तो 4 बांध बने हुए हैं दामोदर नदी पर, पंचेत बांध, मैथन बांध, तिलैया बांध और कोनार बांध। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है राणा प्रताप सागर और गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? राणा प्रताप सागर और गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है, बेतवा नदी पर स्थित है या नर्मदा नदी पर स्थित है? तो राणा प्रताप सागर और गांधी सागर बांध दोनों याद रखिएगा चंबल नदी पर स्थित है। राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके अलावा आपसे पूछे कोटा बैराज किस नदी पर स्थित है? तो कोटा शहर या कोटा बैराज अगर पूछेगा तो चंबल नदी का ही पार्ट है और कोटा शहर भी चंबल नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कमेंट कीजिएगा नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? और अर्जुन जहाँ पर आएंगे वहाँ पर कृष्ण से जोड़ सकते हैं आप। तो राइट आंसर आपका है नागार्जुन सागर बांध, अर्जुन से कृष्ण को जोड़ सकते हैं। तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। गोदावरी की बात करें तो गोदावरी नदी से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है पोलावरम सिंचाई परियोजना। एनसीईआरटी में नहीं दिया गया लेकिन आप इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। पोलावरम सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न आपका मेट्टूर बांध किस नदी पर स्थित है? मेट्टूर बांध किस नदी पर स्थित है? पेरियार पर है, कृष्णा पर है या कावेरी पर है? कमेंट कीजिएगा 22 नंबर प्रश्न का। तो मेट्टूर बांध या मेट्टूर डैम ये आपका कावेरी नदी पर स्थित है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? कमेंट कीजिएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित थे तो हटा दीजिए इनको। अमृता देवी जी को आप जानते हैं कि इनका संबंध जो है खेजड़ी वृक्षों के संरक्षण से था। आंसर आपका बचता है मेधा पाटकर। तो मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था। कब स्टार्ट हुआ था नर्मदा बचाओ आंदोलन? 1985 में। किसके विरोध में स्टार्ट हुआ था? तो सरदार सरोवर बांध, याद आया आपको? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। तो सरदार सरोवर बांध के निर्माण के विरोध में यह आंदोलन नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था वर्ष 1985 में मेधा पाटकर जी के द्वारा। तो मेधा पाटकर जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। एक और शख्सियत का नाम याद रखना है नर्मदा बचाओ आंदोलन से, जिसका नाम है बाबा आमटे। बाबा आमटे विकल्प में आपको दिया जा सकता है। बाबा आमटे की बात करें तो एक स्वतंत्रता सेनानी थे
सोशल एक्टिविस्ट थे जिन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन में भाग लिया था। बुजुर्ग थे काफ़ी और इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया था बाबा आमटे जी ने, और नर्मदा बचाओ आंदोलन में भी इन्होंने सहयोग किया था। तो बाबा आमटे भी इसमें शामिल थे। मेधा पाटकर ने ओवरऑल नेतृत्व प्रदान किया था। अगला प्रश्न आपका है भारत के किस हिस्से में गुल अथवा कुल जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई गई हैं। तो गुल अथवा कुल का जो कॉन्सेप्ट है जिसमें वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई गई हैं, तो नदी की धारा को बदलकर खेतों में मोड़ दिया जाता है, जिसको गुल या कुल कहते हैं। और ये भारत के किस हिस्से में बनाया गया है? तो राइट आंसर आपका है 24वें नंबर प्रश्न का पश्चिमी हिमालय। पश्चिमी हिमालय में गुल या कुल प्रकार का सिस्टम चलता है, याद रखिएगा, परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है, पश्चिमी भारत विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए वर्षा जल संग्रहण का जो तरीका था एक टाइम में बहुत आम था, बहुत कॉमन था, लेकिन आज के डेट में ये तरीका बहुत कम हो गया है। पश्चिमी भारत में, राजस्थान में पहले बहुत कॉमन था, हर एक घर में होता था, आज इसमें कमी आई है। तो वर्षा जल और इसके अलावा जो है राजस्थान में वर्षा जल को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका बीपीएससी टीआरई में पूछा गया सवाल है, पलार पानी के नाम से। तो राजस्थान में वर्षा जल को किस नाम से जाना जाता है? पलार पानी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र जो कि राजस्थान में पड़ते हैं, खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके। संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जाता था। राजस्थान के जैसलमेर में खादीन, ये याद रखिएगा, खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण हैं। तो राजस्थान के जैसलमेर में खादीन और राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में जोहड़ किसके उदाहरण है? तो वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए जो गड्ढे बनाए जाते थे उन्हीं को खादीन या जोहड़ कहा जाता था। इससे मृदा को सिंचित किया जाता था, संरक्षित जल को खेती के लिए प्रयोग में लाया जाता था। अगला प्रश्न है आपका, टिहरी बांध जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध के बारे में बताइए, किस नदी पर स्थित है? भागीरथी और भीलांगना नदी पर, सतलुज और ब्यास पर, यमुना और गंगा पर। तो टिहरी बांध की बात करें तो यमुना नदी पर तो है नहीं, तो ये आपका विकल्प हट गया। सतलुज और ब्यास पे नहीं है, राइट आंसर आपका है भागीरथी और भीलांगना नदी पर। कई बार आपको गंगा नदी भी दे सकता है, आखिर भागीरथी आगे चलकर गंगा ही बनती है। तो टिहरी बांध की बात करें तो यह भागीरथी और भीलांगना नदी पर के संगम पर स्थित है। राइट आंसर आपका ए है। अगला प्रश्न आपका है, राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पलार पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? चलिए प्रश्न भी हमने बना दिया आपके लिए। राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पलार पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? भूमिगत जल के लिए, नहरी जल के लिए या वर्षा जल के लिए? तो राइट आंसर आपका है पलार पानी किसके लिए प्रयुक्त होता है? वर्षा जल के लिए। कहाँ पर? राजस्थान में। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत का कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली जिसको बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बोला जाता है, महत्वपूर्ण सवाल है आपका बीपीएससी टीआरई के लिए। तो भारत का कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के लिए जाना जाता है? असम है, मेघालय है या हिमाचल प्रदेश है? कमेंट कीजिएगा 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। तो भारत का कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर आपका मेघालय। क्लास 10th एनसीईआरटी में आपको लास्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 का, जिस चैप्टर को आज हम प्रश्न करा रहे हैं आपका जल वाला, इसका जब आप इस चैप्टर का लास्ट पेज ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको पूरा बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के बारे में डिटेल में डिस्कस किया गया। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप वहाँ से जाके पूरा देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली, राइट आंसर आपका मेघालय है। इसके अलावा उसी में सबसे नीचे जब आप आएंगे तो एक पॉइंट मिलेगा। क्या पॉइंट मिलेगा? और यह सवाल आपका बीपीएससी टीआरई में 2 बार पूछा गया है। क्या सवाल था? भारत का कौन सा राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रह ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया? तो राइट आंसर आपका है तमिलनाडु। 2 बार आपका टीआरई में यह सवाल पूछा गया है। और ये कहाँ से पूछा गया? तो ये आपका एनसीईआरटी से ही पूछा गया है। उम्मीद करते हैं कि आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। कल हम आपसे मिलेंगे दोपहर में 12:30 बजे और एनसीईआरटी इन्वायरमेंट के जो है आगे के कुछ हम आपको प्रश्न लेकर आएंगे। आज का आपका टॉपिक हुआ था इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से, तो कल आपको हम इसके आगे फूड चेन और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट कीजिएगा 27 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए।